Hello, future doctors. Welcome to the channel of KG's Biostratum, a place to live in biology. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर का। पेडिग्री एनालिसिस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि थोड़े से ट्रिकी हम लोग बना करके आपको एग्जाम में देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे हम 10 सेकेंड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर दी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें हम मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, तो एंड तक का जरूर जुड़िए रहिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन से। म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो तुम्हारा डीएनए सीक्वेंस होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। कुछ अल्टरेशन आ जाएंगे, कुछ डिलीशन हो जाएगा, किसी चीज़ का एडिशन हो सकता है। तो उससे क्या हो रहा है, तुम्हारा जो डीएनए है, जो उसका सीक्वेंस है, वो क्या हो जा रहा है, अल्टर हो जा रहा है, जो कि क्या करेगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में ही क्या करेगा, चेंजेस लेकर आ जाएगा। जिसकी वजह से क्या होता है, जो म्यूटेशन जिसमें होते हैं वो जो इंडिविजुअल है वो थोड़े से मतलब डिफरेंट होते हैं नॉर्मल पीपल के अकॉर्डिंग। अगर देखो यहाँ पर अगर तुम्हारा जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें से कोई सेगमेंट अगर निकल जा रहा है, कुछ रिमूव हो जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिलीशन। मतलब क्या हो रहा है, वो डिलीट हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, डिलीशन। फिर अगर तुम्हारे डीएनए सेगमेंट में किसी चीज़ का गेन हो रहा है, कोई डीएनए सेगमेंट में कोई सीक्वेंस आके अटैच हो जा रहा है, या फिर कुछ न्यूक्लियोटाइड जो है वो आकर अटैच हो जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसर्शन, या फिर क्या बोलेंगे, ड्यूप्लीकेशन, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसमें भी अल्टरेशन आएगा, बिकॉज जो हमारा सीक्वेंस था वही चेंज हो गया, तो जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है इसमें भी ज़रूर अल्टरेशन आएगा ही। आगे बढ़ते हैं। अगर देखो यहाँ पर क्रोमोसोमल एबरेशन क्या है। Since genes are known to be located on chromosome, alteration in chromosome results in abnormalities और aberration। तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि डिसीज पर्सन होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को डाउन सिंड्रोम हुआ है, या किसी को एडवर्ड सिंड्रोम हुआ है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ है, तो वो जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा अलग दिखाई देते हैं। उनकी जो बॉडी के जो चेंजेस होते हैं बहुत अलग होते हैं, बहुत अजीब होते हैं, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। वो क्या लेके आती है, एबनॉर्मलिटी लेके आ रही है, क्योंकि वो कैसे है, अब वो नॉर्मल नहीं रह गए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल एबरेशन। जो क्रोमोसोमल एबरेशन होता है ना, वो ज़्यादातर हम कहाँ देखते हैं, कैंसरस सेल में। जो भी कैंसर के जो सेल होते हैं उसमें ये मोस्टली देखा जाता है, बिकॉज कैंसर के सेल्स क्यों होते हैं, म्यूटेशन की वजह से इनका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको, जो क्रोमोसोमल एबरेशन है वो कहाँ देखा जाता है, कैंसरस सेल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मोस्टली हमारे टेक्स्ट बुक में दो ही म्यूटेशन के बारे में बताया गया है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है इसमें, बट समझ के रखो कि होता क्या है ये। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। पॉइंट म्यूटेशन से क्या समझ पाता है, मतलब कोई भी चेंजेस हो रहे हैं लेकिन कहाँ हो रहे हैं, सिर्फ एक ही जगह पर हो रहे हैं, इसे इसको क्या बोलेंगे है, पॉइंट म्यूटेशन। मतलब तुम्हारा जो डीएनए का सीक्वेंस उसमें खाली सिंगल बेस पेयर का चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ सिंगल बेस पेयर में ही कोई चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ऐड हो जा रहा है, कुछ या फिर डिलीट हो जा रहा है वहाँ से, लेकिन एक बेस के बारे में बात करें, सिंगल बेस के बारे में, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, ये वाली डिसीज हम अगले वीडियो में देखेंगे इसके बारे में। फिर आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो बेस पेयर्स होते हैं ना, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा बेस पेयर जो है उनका इंसर्शन होगा और डिलीशन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एडिशन भी हो रहा है और डिलीशन भी हो रहा है, तो वो वाली म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब देखो कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, म्यूटेशन कॉज करते हैं। कुछ एजेंट्स होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास हो गया यूवी लाइट हो गया, ठीक है। यूवी रेडिएशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट है। और कुछ ऐसे कार्सिनोजेनिक मटेरियल होते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे जो है वो केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स है, ठीक है, जो क्या करेंगे, म्यूटेशन कॉज करेंगे। उस म्यूटेशन से वजह से हमको बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और उन फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, जो ये म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे म्यूटाजेन। क्या बोलेंगे, म्यूटाजेन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, यूवी रेडिएशन। इसीलिए देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत लोग ऐसा सजेशन देते हैं कि
सनस्क्रीन लगाया करो, है ना, जैसे बिकॉज उसमें क्या है, जो वो रेज आ रही सनलाइट की, उसमें क्या होता है यूवी रेडिएशन भी आएगी, तो उससे बचाव करने के लिए अपने फेस को हम क्या करते हैं, सनस्क्रीन की मदद से अपने फेस को हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिससे हमें कोई यूवी रेडिएशन के इफेक्ट को झेलना ना पड़े। तो यहाँ पर जो यूवी रेडिएशन है वो कैसा एक्ट एज अ म्यूटाजेन जैसे एक्ट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, वो कैंसर कॉज कर सकते हैं, उन्हें भी हम क्या बोलेंगे, म्यूटाजेंस बोलेंगे। अगर जो केमिकल फैक्टर है उसको हम बोलेंगे केमिकल म्यूटाजेन, अगर फिजिकल फैक्टर तो हम क्या बोलेंगे उसको फिजिकल म्यूटाजेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है जेनेटिक डिसऑर्डर में जो तुम्हारा पेडिग्री एनालिसिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं नीट के एग्जामिनेशन में, बिकॉज वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप हमें इसका जो कंक्लूजन है वो क्या करना है, हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, बिकॉज उनका कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, तो उसको हम लोग को नेग्लेक्ट करना है। तो पेडिग्री एनालिसिस हम लोग 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये बाय द एंड ऑफ द लेक्चर और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग जान लोगे बहुत अच्छे से विद क्वेश्चन प्रिपरेशन, ठीक है। अब देखो ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर्स मतलब जो तुम्हारा सीक्वेंस है डीएनए का, उसमें क्या हो रहा है, जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहे हैं, इसको क्या बोला गया है, डिसऑर्डर बोला गया है, ठीक है। तो जो डिसऑर्डर होते हैं क्या होंगे, इनहेरिटेड हो सकते हैं, इनहेरिटेड शो करेंगे, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाएंगे। तो देखो अभी हमको पता है कि अगर कोई चीज़ इनहेरिटेड है मतलब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाली है, मतलब वो हमारे फैमिलीज में है, वो रिपीट होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग को अगर चेक करना है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई डिसऑर्डर का रिकॉर्ड तो नहीं दिखा रहा है या फिर कोई चांसेस है क्या उसको डिसऑर्डर होने के, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है, एक टूल के जैसा एक्ट करता है जो हमें बताता है कि हमें डिसऑर्डर होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ट्रेड करके जो लोगों सुना होगा, इनहेरिट में कुछ चीज़ें जो होती है वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब वो है क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, एक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसे हम उसको फीचर भी बोल सकते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने सुना होगा कुछ अंकल आंटीज होते हैं जो बोलते हैं ना कि तुम तो अपने डैड के जैसे दिखते हो या फिर अपनी मम्मी के जैसे दिखते हो, तो वैसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो हमारा फेस है वो काफ़ी सिमिलर दिखाई देता है, फिर कुछ चीज़ें हैं हमारे फीचर जो हैं वो अपने पेरेंट्स से बहुत मिलती जुलती है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जो ये ट्रेट है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब जो हमारे पेरेंट्स के जनरेशन थे उनसे हमें मिला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो गया तुम्हारी आईज की जो कलर होते हैं या फिर तुम्हारा बिहेवियर पैटर्न है कि तुम कैसे बिहेव करते हो, तो ये क्या होते हैं। और हाइट वगैरह भी देखा होगा तुम लोगों ने, है ना, हमारे पेरेंट्स की हाइट हमें मिलती है, क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जो ट्रेड है उसका ट्रांसमिशन हो रहा है हमारे पेरेंट्स से हमारी जनरेशन में, इसलिए क्या हो रहा है, वो सिमिलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी देखो एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन अ सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं ट्रेड्स को कि कौन सी जनरेशन से कौन सी जनरेशन में इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ फैमिली हिस्ट्री। जब तक फैमिली हिस्ट्री हमें नहीं मिलेगी हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस मदद से हम क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। जो पेडिग्री एनालिसिस है क्या है, एक टूल है जो कि ट्रेस करता है इनहेरिटेंस का, ठीक है, एक स्पेसिफिक ट्रेड है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे हम लोगों को चेक करना है कि जो डिसीज़ है ये हमारे किसी दादा को या परदादा को या हमारे पेरेंट्स को उनमें से हमें ट्रांसमिट हुई है या कौन सी जनरेशन से ट्रांसमिट हुई है। ऐसा कभी देखा होगा ना कि हमारे ग्रैंडफादर को जो चीज़ मिली है वो हमारे फादर को मिली है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्या क्या अबनॉर्मलिटीज आ सकती है, कौन सी डिसीज हो सकती है, सब चेक करने के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं उसका क्या नाम है, पेडिग्री एनालिसिस। अब देखो जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर है। डीएनए के पास क्या है, डीएनए के पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एज अ कैरियर एक्ट करते हैं, जो तुम्हारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। ये क्या करते हैं, उसका कैरियर होते हैं।
तो ये क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं विदाउट एनी चेंज और अल्टरेशन। लेकिन अगर अल्टरेशन आ गया, मतलब पता चला कि तुम्हारे जो जीन्स थे वो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिले हैं, लेकिन उस जीन में अगर कोई अल्टरेशन आ गया, कोई चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, जो कि ओकेशनली हो रहे हैं, बार बार नहीं होते हैं, ठीक है, हर जनरेशन में नहीं पाए जा रहे, वो कभी कभार ही हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। ठीक है, तो मतलब जो भी सडन चेंज होता है तुम्हारे डीएनए के सीक्वेंस में, कोई भी अल्टरेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। अब देखो पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में कहीं पे भी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि वो इंडिकेट करता है कि वो जो इंडिविजुअल है इट इज मेल। ठीक है, और अगर सर्कुलर है दैट मीन्स इट इज फीमेल। बट अगर टिल्टेड स्क्वायर है दैट मीन्स कि ये जो सेक्स है, मतलब अगर वो फीमेल है या मेल है, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है। और अगर कुछ ऐसा दिखाई दे दैट मीन्स कि ये अफेक्टेड है, मतलब जो अगर फिल्ड रहेगा बॉक्स या फिर कुछ भी, ये जो सर्कल है, ये जो शेप्स अगर फिल्ड रहेंगे दैट मीन्स कि वो अफेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर मेल है, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, इसके बीच में जो लाइन है इट शोज दैट देयर इज अ मैटिंग, यहाँ पर मैटिंग हुई है दोनों के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक होता है कॉन्संगुइनियस मैटिंग, दैट मीन्स कि जहाँ पर मैरिज तो हुई है दो इंडिविजुअल के बीच में, लेकिन वो लोग ब्लड रिलेटेड के, मतलब ब्लड रिलेशन में है। ठीक है, उनका खून का रिश्ता है, वो लोग खानदान के लोग हैं। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, ये अबाव है, जो अबाव में है ये पेरेंट्स है, ये क्या है, इनके चिल्ड्रन है। ये ऑर्डर में ही दिया रहेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट चाइल्ड था, ये सेकंड चाइल्ड है, ऐसा दिए वहाँ पर बताया रहेगा। दिस इंडिकेट्स पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज, मतलब उनका एक सिंगल चाइल्ड है वो भी अफेक्टेड है डिसीज से। 5 इंडिकेट दैट 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग इनको हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या होते हैं। तो पहला है ऑटोसोमल और दूसरा है सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल में 2 टाइप्स है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट में हमें पता है कि जो डोमिनेंट का जो जीन होता है दैट इज कैपिटल वाले जो लेटर्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं डोमिनेंसी को। तो यहाँ पर देखो कैपिटल ए और कैपिटल ए एंड स्मॉल है, ये क्या है, एक होमोजाइगस है, ये है हेटेरोजाइगस, मतलब यहाँ पर दोनों ही पाए जा रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट में। रिसेसिव में कौन पाया जाएगा, स्मॉल वाले। ठीक है, ये वाला हमें पता है कि ये तो 100% इट इज रिसेसिव। ये क्या है, हेटेरोजाइगस, ये है होमोजाइगस, और ये क्या है, अगेन होमोजाइगस बट रिसेसिव। सेक्स लिंक में यहाँ पर वाई लिंक भी होंगे और एक्स लिंक भी होंगे। अगर अभी देखो वाई लिंक तो सिर्फ फादर टू सन ही जा सकता है, बिकॉज हमें पता है कि जो वाई वाला लिंक होता है वो मेल्स में ही प्रेजेंट होता है, मतलब ये ट्रांसमिट होगा तो किसमें, मेल टू मेल होने वाला है। इसको हम क्या बोलते हैं, होलैंड्रिक ट्रांसमिटेंस। अब देखो एक्स लिंक में भी डोमिनेंट है और रिसेसिव है, तो यहाँ पे ऑटोसोमल में डोमिनेंट रिसेसिव पहचानना होता है, एक्स लिंक में डोमिनेंट एंड रिसेसिव आपको पहचानना रहेगा। डोमिनेंट में यहाँ पर देखो ये वाला क्या है, होमोजाइगस है बट डोमिनेंट, एंड ये क्या है, हेटेरोजाइगस। दोनों कहाँ की बात हो रही है, फीमेल की। यहाँ पर जो रिसेसिव है, ठीक है, रिसेसिव में स्मॉल वाले जीन्स प्रेजेंट है, ये भी क्या है, फीमेल की जीन्स की बात हो रही है। यहाँ पर मेल में देखो, यहाँ पर वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, मतलब क्या है, मेल की बात हो रही है। यहाँ पर कैपिटल है डोमिनेंट, एंड यहाँ पर स्मॉल है दैट इज रिसेसिव। आप लोगों को पहचानना होगा कि एक्स लिंक डोमिनेंट है इनहेरिटेंस या फिर एक्स लिंक रिसेसिव है। ओके, अभी हमें देखना है कि ये जो 4 है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें याद करनी है, जिसकी मदद से हम पेडिग्री एनालिसिस को सॉल्व करते हैं, पेडिग्री चार्ट को। तो पहला ऑटोसोमल डोमिनेंट का देखते हैं। कभी भी अगर डोमिनेंट है मतलब वहां पर जो जनरेशन होती है, जनरेशन में कोई स्किपिंग नहीं होगी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक का ट्रेड जो है वो ट्रांसमिट होगा। ठीक है, देयर विल बी नो स्किपिंग, ओनली 1 म्यूटेटेड एलील इज इनफ। मतलब हमें ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है कि 2 म्यूटेटेड एलील होने चाहिए, एक भी रहा तो जो डिसीज है वो होगी चिल्ड्रन को। यहाँ पर एक और चीज जो बहुत अच्छी है पहचानने के लिए, पहला तो ये कि नो स्किपिंग जनरेशन। फिर
जो अफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं उनके पास क्या होंगे, अनअफेक्टेड चिल्ड्रन होंगे। अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट्स। अफेक्टेड पेरेंट जो है वो शो करते हैं कि जो उनके 50% ऑफ चिल्ड्रन होंगे वो कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे डिसीज से। यहाँ पर देखो कोई कैरियर नहीं है, यहाँ पर डिसीज डायरेक्टली होगी, यहाँ पे कोई कैरियर नहीं है। कैरियर मतलब क्या होता है एक्चुअल में, कैरियर मतलब एक वन म्यूटेटेड कॉपी ऑफ जीन और एक होगा वन नॉर्मल वाला जीन, ठीक है। यहाँ पर म्यूटेटेड कॉपी भी रहेगा और नॉर्मल वाला जीन भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर अभी क्योंकि हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी कैरियर नहीं है। ये जो कैरियर होते हैं ना, इनका क्या होता है, ये रिसेसिव के लिए होते हैं, ये डोमिनेंट के लिए नहीं होते हैं। और ये इनका एक स्पेशलिटी है दैट दे डोंट शो एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स, लेकिन इनके पास चांसेस होते हैं कि ये म्यूटेशन की वजह, जो म्यूटेशन है ये पास कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में। ऑटोसोमल रिसेसिव में देखते हैं, यहाँ पर स्किपिंग इन जनरेशन होगा, मतलब एक जनरेशन को डिसीज हुई है, दूसरे जनरेशन को नहीं हुई है, तीसरे को हुई है, फिर चौथे को नहीं हुई, पांचवे को हुई है, ऐसे अगर फैमिली ट्री की बात करें तो। अब यहाँ पर देखो, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। यहाँ पर अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, यहाँ पर अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। बोथ अलील्स आर रिक्वायर्ड टू कॉज द डिसीज। एक अलील से काम नहीं चलेगा, दोनों अलील्स रहेंगे तो ही डिसीज होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ एक ही अलील चाहिए था डिसीज कॉज करने के लिए, बट यहाँ पर दोनों ही रिक्वायर्ड है। जो कैरियर पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कोई सिम्टम्स नहीं शो कर रहे हैं लेकिन म्यूटेशन जो है वो पास करवा सकते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन में, तो उनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो 25% चांसेस है कि वो लोग अफेक्टेड होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि डोमिनेंट्स होते हैं उनमें कोई स्किप नहीं होता जनरेशन में, जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसमिटेंस है वो होती है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या है, जो अफेक्टेड फादर है वो ट्रेट पास करता है टू ऑल देयर डॉटर्स, लेकिन एक भी सन को नहीं जाएगा, ठीक है, सिर्फ डॉटर्स को ही जो ट्रेट है वो ट्रांसमिट होगा। और डोमिनेंट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कैरियर्स नहीं होंगे। अब देखते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्या होता है, यहाँ पर स्किपिंग होगी जनरेशन में, एक जनरेशन को हुआ डिसीज, दूसरे को नहीं हुआ, तीसरे को हुआ, ऐसा रहेगा। और यहाँ पर जो इनहेरिटेंस का टाइप है वो कैसा होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा। क्या होगा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अभी देखो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है, फादर से जाएगा डॉटर को, मदर से जाएगा सन को, मतलब मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल, यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है ना। ऐसा नहीं कि फीमेल से फीमेल को जा रहा है या फिर मेल से मेल को जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में जो मेल्स होते हैं दे आर मोस्टली अफेक्टेड। मतलब अगर आप कोई चार्ट देख रहे हो जहाँ पर मेल्स ही ज्यादातर अफेक्टेड है तो क्या बोलोगे आप उसको, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। लेकिन उसके लिए आपको पहले ये भी देखना पड़ेगा कि जनरेशन में स्किप हो रहा है कि नहीं। और अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है, तो क्या होगा, जो इनहेरिटेंस है वो फादर से डॉटर में होगा और मदर से सन में होगा। फादर से सन को नहीं हो सकता, ना ही मदर से डॉटर को हो सकता है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि रिसेसिव है तो कैरियर तो प्रेजेंट होगा ही, बट कैरियर कौन रहेगा, फीमेल रहेगी, ठीक है। आगे अभी मैंने ये सब बता दिया है, आप लोगों को अभी सॉल्व करना रहेगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को कैसे बताना है इसको, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। कभी भी आप लोग जब पेडिग्री चार्ट को सॉल्व करते हैं तो पहले ना ये जो दिख रहा है आपको, पहले यहाँ पे जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 ऐसा लिख लेने का, ठीक है। जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे जनरेशन, तीनों जनरेशन G1, G2, G3 करके ऐसा लिख लेने का। वाई लिंक तो नहीं, वाई लिंक हो सकता है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, तो ये वाला कौन सा रहेगा ये आपको बताना रहेगा, ओके, ठीक है। फर्स्ट स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है क्या, नहीं। फिर देखो कि सेक्स जो होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल, उसको पहले आप लोग कंपेयर करोगे। अगर मेल ज्यादा अफेक्टेड है दैट मीन्स कि वो एक्स लिंक होगा, और अगर बोथ सेक्सेस आर इक्वली अफेक्टेड दैट मीन्स कि वो क्या होगा, ऑटोसोमल होगा। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ बोथ सेक्स आर इक्वली अफेक्टेड तो क्या कहलाएगा, वो ऑटोसोमल कहलाएगा। और अगर मोस्टली मेल्स आर अफेक्टेड तो क्या कहलाएगा, वो एक्स लिंक कहलाएगा। फिर देखो अगर फादर से ट्रांसमिटेंस सिर्फ डॉटर्स को हुआ है,
मतलब जितनी भी डॉटर्स थी इनको वो सब अफेक्टेड है। दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, एक्स लिंक डोमिनेंट। अभी हम लोग ने पढ़ा कि फादर से अगर पूरे डॉटर को ही हो रहा है, सन को नहीं, अफेक्टेड जो है वो सारे डॉटर्स ही हैं, सन नहीं, तो क्या कहलाएगी, एक्स लिंक डोमिनेंट। फिर आगे देखते हैं, अगर फादर से सन को ट्रांसमिट हो रहा है तो वो एक्स लिंक तो नहीं हो सकता, ठीक है, वो या तो वाई लिंक होगा या फिर ऑटोसोमल होगा। वाई लिंक वाला तो आप तुरंत ही देख के पहचान सकते हो, क्योंकि वो फादर टू मतलब मेल टू मेल ही ट्रांसमिटेंस होने वाला है, तो वो आप तुरंत ही देख के समझ सकते हो। फिर अगर दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, ठीक है, विद अफेक्टेड चाइल्ड, तो क्या कहलाएगा, रेसेसिव। और अगर दो अफेक्टेड पेरेंट हैं विद अनअफेक्टेड चाइल्ड, तो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है आप लोगों को, जिससे आप फटाफट सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाने का, ये सब सारे क्वेश्चंस में थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम मत लगाओ। कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन क्यों स्किप करने का, अगर आप छोटे से ट्रिक से अच्छे से आप अचीव कर सकते हो 4 मार्क्स, उसको स्किप करने से कोई मतलब नहीं बनता है ना। ठीक है, तो पहला वाला क्या दिख रहा है हमें, पहला बार हमें यहाँ पर दिख रहा है कि कोई भी स्किपिंग नहीं है जनरेशन में। जनरेशन में कोई स्किपिंग नहीं है, मतलब क्या कहलाएगा वो, डोमिनेंट। और यहाँ पर देखो हम लोगों ने देखा फादर टू सन की 2 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो वो वाई लिंक्ड होगा या फिर वो ऑटोसोमल होगा। तो यहाँ पर तो हम लोगों को वाई लिंक के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, ऑटोसोमल देखते, तो यहाँ पर क्या होगा, वो ऑटोसोमल होगा। ठीक है, फादर जो है यहाँ पर देखो सेकेंड वाली जनरेशन में फादर टू सन ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये कंडीशन कहाँ मिल रही है हमें, ऑटोसोमल में मिल रही है। और ये क्या है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी जनरेशन की स्किपिंग नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट। फिर जो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है ना, पहले इस जनरेशन में नहीं अफेक्टेड है, दूसरे में है, तीसरे में है। मतलब अगर स्किपिंग हो रहा है जनरेशन तो वो रेसेसिव होगा, लेकिन अभी एक्स लिंक है या फिर ऑटोसोमल है, ये कैसे पता करें। अभी देखो मेल्स एंड फीमेल्स आर अगर इक्वली अफेक्टेड, तो क्या कहलाता है, वो ऑटोसोमल कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो फीमेल्स 2 हैं, मेल्स 2 है, मतलब इक्वली अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं हमें, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव है। और एक और चीज़, अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं लेकिन उनके अफेक्टेड चिल्ड्रन हैं, अनअफेक्टेड पेरेंट अफेक्टेड चिल्ड्रन, तो ये हम कहाँ देखते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव में। यहाँ से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ पेडिग्री एन अफेक्टेड मेल मैरीज अ नॉर्मल फीमेल, ऑल डॉटर्स आर अफेक्टेड बट नन ऑफ द सन आर अफेक्टेड, the daughters later marry normal males and produced both affected and unaffected children of both sexes। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, जो मेल है वो अफेक्टेड है, लेकिन वो शादी किसे कर रहा है, एक नॉर्मल फीमेल से, जो कि ना ही कैरियर है और ना ही अफेक्टेड है, वो एक नॉर्मल फीमेल है, उससे वो शादी करता है। उसकी जितनी भी डॉटर्स होती है वो सारी अफेक्टेड है, लेकिन सन एक भी नहीं अफेक्टेड है। तो ये वाली कंडीशन हम लोग ने कहाँ देखी थी, एक्स लिंक डोमिनेंट में, है ना। एक्स लिंक डोमिनेंट में हम लोग ने ये कंडीशन देखी थी कि जितने भी डॉटर्स है वही अफेक्टेड होंगी अपने फादर से, कोई भी सन अफेक्टेड नहीं होगा, तो यहीं पे हम पहचान लेते हैं। फिर भी आगे देखते हैं, दैट डॉटर्स लेटर मैरी नॉर्मल मेल्स एंड प्रोड्यूस बोथ अफेक्टेड एंड अनअफेक्टेड चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है नहीं, है ना, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, ये डोमिनेंट। तो हमें इतना तो पता चल गया है कि डॉटर जो है वो अफेक्टेड है फादर से, तो दैट मीन्स ये एक्स लिंक का हो सकता है। और डोमिनेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे कोई भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं हो रही। तो यहाँ पर करेक्ट वाला कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सॉरी एक्स लिंक डोमिनेंट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अभी यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इनकरेक्ट वाला कौन सा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट जो है वो स्किप करते हैं जनरेशन को। ठीक है, ये तो ये करेक्ट है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव क्या करते हैं, स्किप करते हैं जनरेशन को। आगे बढ़ते हैं। फिर
जो एक्स लिंक ट्रेट्स हैं वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाते हैं। हम लोगों ने देखा है कि एक्स लिंक वाले जो होते हैं वो कैसे दिखाते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एक्स लिंक डोमिनेंट वाला एंड रिसेसिव। फिर आता है जो वाई लिंक ट्रेट्स आर सीन इन बोथ सेक्सेस। अच्छा, वाई लिंक है ना, वाई लिंक में तो मेल टू मेल ही ट्रांसमिट होना चाहिए था, ये दोनों जेंडर में तो नहीं दिखाई देगा, दोनों सेक्सेस में तो नहीं दिखाएगा, फीमेल एंड मेल में। तो ये वाला क्या है, इनकरेक्ट है। वाई लिंक वाला दोनों सेक्स में नहीं ट्रांसमिट हो सकता। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स अपीयर इन एवरी जनरेशन, हाँ ये करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होती है। इन अ पेडिग्री ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ पेडिग्री affected individuals are seen in every generation, but an affected child is born to unaffected parents in one case. यहाँ पर बोल रहा है कि जो इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड है हर एक जनरेशन में, लेकिन एक केस ऐसा आ रहा है जहाँ पर जो अफेक्टेड चाइल्ड इज बोर्न टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स। यहाँ पर क्या रीजन होना चाहिए, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है ये नहीं, एक्स लिंक डोमिनेंट होगा ये नहीं। एक्स लिंक डोमिनेंट कब होता है, अगर डोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है, डोमिनेंट बोल रहा है मतलब कि यहाँ पर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होनी चाहिए, है ना, नो स्किप ऑफ जनरेशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक केस है जहाँ पर जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स है वो एक अफेक्टेड चाइल्ड को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो जो जनरेशन है वो स्किप कर रही है, तो ये डोमिनेंट तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। वाई लिंक्ड है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वाई लिंक भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये वाई लिंक या फिर मेल टू मेल ट्रांसमिटेंस हो रहा है। तो क्या बचा यहाँ पर, म्यूटेशन। दैट मीन्स कि यहाँ पर म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक केस में ऐसा हो रहा है कि जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स है उनसे एक अफेक्टेड चाइल्ड बॉर्न हुआ है, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इन अ पेडिग्री एन अफेक्टेड फीमेल मैरीज अ नॉर्मल मेल, ऑल सन्स आर अफेक्टेड एंड ऑल डॉटर्स आर कैरियर्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो यहाँ से हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा कि पेडिग्री एनालिसिस को वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है विद इन 10 सेकेंड। पहला तो आप लोगों को जनरेशन पता करना है, स्किपिंग हो रही है कि नहीं है ना। दूसरा आपको पता करना है कि डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, मतलब वही उसमें आप लोग जनरेशन से पता करोगे कि डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। उसके बाद आपको सेक्सेस कंपेयर करने हैं कि अगर ज़्यादातर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही इक्वली अफेक्टेड है, दैट मीन्स वो ऑटोसोमल होगा, और अगर मोस्टली जो मेल्स है वो अफेक्टेड है तो वो क्या होगा, एक्स लिंक्ड होगा, ठीक है। फिर अगर फादर टू ट्रांसमिटेंस हो रहा है टू देयर ऑल डॉटर्स तो क्या होगा, वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। और अगर फादर टू सन ट्रांसमिटेंस हो रहा है तो वो एक्स लिंक्ड तो नहीं हो सकता, है ना, तो वो या तो वाई लिंक्ड होगा या फिर ऑटोसोमल होगा। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड चाइल्ड है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिसेसिव। और अगर अफेक्टेड पेरेंट है के अनअफेक्टेड चाइल्ड है तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, डोमिनेंट, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। पेडिग्री एनालिसिस सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।